ठीक है, तो अपन ने देखा कि भैया ये वीमार रिपब्लिक कैसे बनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और क्यों लोग इसको नफरत करते थे, क्योंकि इसने एक ट्रीटी साइन करी थी। और ट्रीटी भी हमने देख ली कि ट्रीटी किस तरह की थी, ठीक है, जिसके वजह से लोग इनको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। अपन जो अपना दूसरा क्या बोलते हैं वो है, मतलब दूसरा टॉपिक है, उसके ऊपर चलते हैं। तो अफेक्ट ऑफ वॉर, मतलब ये जो वॉर हुई उसके वजह से अफेक्ट क्या पड़े, ठीक है, लोगों पे, मतलब जो लोग थे, कंट्री थे, उन पे क्या इफेक्ट पड़े। तो कुछ चीज़ें अपन देखेंगे हर जगह से। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट था, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट था, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी। साइकोलॉजिकली मतलब कि कि भाई मेंटली जो मेंटल प्रेशर पड़ा लोगों पे वो बहुत हैवी था, बहुत बड़ा था। फाइनेंशियली क्यों, क्योंकि पैसों की तो लगी हुई थी। ठीक है भाई, वॉर में पैसे गए, अब डेप्ट में जा रहे हैं, मतलब पैसे तो लगे हुए थे, पैसों की तो बहुत ही बुरी तरीके से जो है अब क्या हुआ, हम यूरोप की देखें तो यूरोप वॉज अ रिच कंट्री बिफोर वॉर। ठीक है, यूरोप जो था वो बहुत रिच कंट्री थी, मतलब बहुत पैसा था उन लोग के पास। ठीक है, वो हमेशा जो था यूरोप पैसे देने वाला बनता था। ठीक है, मतलब कि वो हमेशा पैसे देता था, लोन्स देता था लोगों को। लेकिन अब उसके इतने बुरे हालात हो गए थे, इतना बुरा टाइम आ गया था वॉर के बाद यूरोप का, कि उसको पैसे लेने पड़ रहे थे लोन। ठीक है, कि यूरोप कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स टू कॉन्टिनेंट ऑफ डेप्टर्स। ठीक है, मतलब वो क्रेडिटर था भैया, वो पैसे देता था, लेकिन अब वो क्या बन गया था, डेप्टर बन गया था, मतलब कि अब वो मतलब पैसे लेने वाला बन चुका था। ठीक है, वीमार रिपब्लिक एंड इट्स सपोर्टर्स फेस प्रॉब्लम। ठीक है, वीमार रिपब्लिक का तो मैंने देखा ही है भाई कि वीमार रिपब्लिक से तो लोग कितनी नफरत करते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा, इनके जो भी सपोर्टर्स थे, कुछ लोग थे, ठीक है, जिनको ये डेमोक्रेसी बहुत अच्छी लगती थी कि भैया ये तो बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो उस टाइम पे डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा थे, तो इन लोगों को क्या लगता था कि बहुत अच्छी बात है, ये जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक है हमारी। ठीक है, लेकिन अब इसके ज़्यादा सपोर्टर्स थे नहीं, क्योंकि सबको जर्मनी से बहुत प्यार था, और जर्मनी के खिलाफ जो इतनी बुरी ट्रीटी उन्होंने साइन किया था, तो इसके वजह से कोई उनको प्यार नहीं करता था। लेकिन कुछ सपोर्टर्स थे जिनका ये मानना था कि इनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है। अब ये जो वीमार रिपब्लिक है और ये जो इनके सपोर्टर्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्यों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, अपन को तो पता ही है कि इनको कोई पसंद नहीं करता था। ठीक है, अब इनको क्या बोला जाता था, नवंबर क्रिमिनल्स। इनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था। क्यों, क्योंकि जो ट्रीटी थी वो कब हुई थी, नवंबर में हुई थी। ठीक है, तो इनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था। ये लोग निकलते थे, ठीक है, वीमार रिपब्लिक के जो सपोर्टर्स थे, ये लोग निकल जाते, कहीं पे निकलते थे तो उन पर हमले होते थे, बहुत आम बात होती थी। ठीक है, तो ये भी एक वॉर का इफेक्ट था। ठीक है, थर्ड क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डीप इम्प्रिंट्स ऑफ ऑन यूरोप, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो बहुत ज़्यादा बुरी जो फंसा वो बंदा कौन था, यूरोप फंसा था। ठीक है, वी नो कि भैया उसके पास पूरा पैसे वैसे ख़त्म हो गए थे। ठीक है, बहुत डेप्थ थी, और सिर्फ यूरोप पे नहीं, बहुत से लोगों, मतलब बहुत सी कंट्रीज़ पे, क्योंकि जो कंट्रीज़ होती है वो ट्रेड के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, अभी अपन आगे देखेंगे, यूएस भी बहुत बुरा फंस जाता है फाइनेंशियल ट्रैप में। तो होता यह है कि उससे भी जितनी ट्रेड से कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं उन पे भी बहुत बुरी प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से, मेरे बिजनेस चलता है किसी दूसरी कंट्री से, और मैं डेप्ट में आ जाऊँ तो मैं तो उनको भी नहीं चुका पाऊँगी ना, उनके पैसे भी मेरे पास फंसे पड़े। तो इससे सब लोग ही जो है कंट्रीज ट्रेड के माध्यम से कनेक्टेड ही रहती हैं, एक पे प्रॉब्लम आती है तो दूसरे पे भी आती है। ठीक है, तो वो वाला हाल कुछ हो गया था। ठीक है, नाउ दूसरा और जो इफेक्ट हुआ वो क्या हुआ, ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड। ट्रेंच लाइफ क्या है, ये ट्रेंच क्या है, बेसिकली ये जो सोल्जर्स थे, हाँ सोल्जर्स थे उस वक्त के, वो लोग जो वॉर लड़ते थे, जो वॉर में पार्टिसिपेट करते थे, उनका एक ट्रेंच होता था। ठीक है, एक थोड़ा मिट्टी में खुदा हुआ, थोड़ा डेप्थ में खुदा हुआ क्या बोलते हैं, ट्रेंच होता है, हाँ बंकेट होता था। ठीक है, अब इसमें ये लोग रहते थे, खाते थे, जो भी, वो काफ़ी छोटा सा होता था, लेकिन वो लोग उसको बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाते थे, उसको एडवर्टाइज बहुत ही ग्लोरीफाई करके किया जाता था। और क्यों किया जाता था इतना ग्लोरीफाई करके, क्योंकि ताकि बहुत सारे लोग आए आर्मी में भर्ती होने के लिए। ठीक है, अब तुम किसी को ज़बरदस्ती तो भर्ती कर नहीं सकते, कई जगह पे ऐसा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये वाला माध्यम नहीं चुना। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ट्रेंच लाइफ को, एक आर्मी ऑफिसर को, एक सोल्जर को बहुत ज़्यादा इन्होंने ग्लोरीफाई किया, बहुत ज़्यादा ऊपर बना के दिखाया, जिससे क्या हो कि सारे लोगों के मन में ना वो एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आए और वो लोग आर्मी में आ जाए। समझ में आया। ठीक है, तो उन्होंने ट्रेंच लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया। लेकिन अगर हम देखा जो ट्रुथ है, हाउएवर द ट्रुथ वाज डिफरेंट।
ठीक है। जो सच्चाई थी वो अलग थी, वो लोग दिखाते तो थे कि फ्रेंच लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन जो सच्चाई थी वो बहुत बुरी थी, क्योंकि वो जगह बहुत छोटी होती थी, बहुत सी छोटी सी जगह में जो है ये सोल्जर्स को रहना पड़ता था, ठीक है। एंड सेकेंडली कभी कभी खाना कम पड़ जाता था, पानी कम पड़ जाता था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो बेसिकली सच्चाई तो बहुत कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको बहुत ग्लोरीफाई किया, एडवर्टाइज़ किया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में भर्ती हो। एक सोल्जर जो होता था उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, देनी ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी एक सोल्जर को एक नॉर्मल इंसान से, ठीक है। क्योंकि भैया वो क्योंकि देनी पड़ेगी, ताकि सारे लोग देखें कि भैया हम भी सोल्जर बनेंगे, हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो वो वाली जो चीज़, वो वाला ट्रेंड चल रहा था कहाँ पे, इन लोग के जर्मनी में। नाउ जो मेन होते थे, मतलब उन लोग ने ऐसा एक ट्रेंड चालू किया, एक ऐसा एडवर्टाइज़ करना चालू किया कि भैया जो आदमी होगा उसको बहुत ही एग्रेसिव होना चाहिए, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए, क्योंकि एक लड़के को वो लोग इस तरीके का बनाएंगे तभी तो चल के भैया वो आगे चल के हमारे आर्मी में आएगा। तो उन लोगों ने इस तरीके की जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा था लड़कों के लिए, ठीक है। नाउ एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइज सेंटर स्टेज इन पब्लिक, ठीक है। तो एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा मतलब यही जो सोल्जर्स वॉर में लड़ रहे हैं, और ये एवरीथिंग अबाउट वॉर, एवरीथिंग अबाउट दिस फाइटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, उसको सेंटर में रखा, सेंटर स्टेज मतलब कि उसको बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई देश में, ठीक है। अगेन द रीज़न इज ताकि बहुत सारे लोग आए, ठीक है। जितने लोग आएंगे उतने ज़्यादा मेन होंगे हमारे पास, जितने मेन होंगे उतने हमारे जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, राइट। तो ऐसा था। देन डेमोक्रेसी बिकम अ यंग एंड फ्रेगाइल आइडिया। अब इन सब के बीच में जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हमने वॉर हार चुके हैं, हमारे पैसे जाते जा रहे हैं, हमको टैक्सेस पे करने हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम जब चल रही थी, तो यहाँ पे कोई फ्रीडम की बात क्यों करेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम की बात क्यों करेगा, यहाँ पे तो लोगों को था भाई खाने को मिल जाए, वो काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी बिकम अ यंग एंड फ्रेगाइल आइडिया, मतलब डेमोक्रेसी पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, डेमोक्रेसी को बहुत ही नया विचार माना गया कि भैया ये अभी नया नया आया है, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का माना गया, ठीक है। नाउ सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव ग्रू, ठीक है, मतलब जो कंजर्वेटिव मतलब कि जो अपने कंजर्वेटिव आपको पता है ना, जो सोचते हैं कि पुरानी सोच जो होती है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली, ठीक है, कि भाई वही लोग सही थे, ठीक है। हमें तो कोई लीडर चाहिए, एक पक्का लीडर चाहिए जो कि सही सही बता दे हमको क्या करना है क्या नहीं करना। ये हमको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल तो था इनके पास वीमर रिपब्लिक। इनको लगता था कि वीमर रिपब्लिक की वजह से हम हारे, ठीक है, वीमर रिपब्लिक इज रिस्पॉन्सिबल, तो ऑब्वियसली इनको डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, इनके यहाँ पे क्या था, कंजर्वेटिव वाला जो था ओपिनियन वो ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। पहले इतना लिख लो।
ठीक है, तो इतना हो गया अपना द इफेक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, कि वॉर के वजह से जो है कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। ठीक है, अब जो वॉर है उसका कुछ इकोनॉमिक मतलब सिक्के के दो पहलू की तरफ भैया, एक उसका इकोनॉमिक जगह, उसके इकोनॉमिकली उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, एक पॉलिटिकली उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। तो अभी अपन देख रहे हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, जो भी इसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं अपन कि अब उसमें पॉलिटिक्स में क्या चेंज है। अपन ने देखा वेमार रिपब्लिक जो बन चुका था, ठीक है, लेकिन वेमार रिपब्लिक को कोई पसंद नहीं करता था। तो इसको किसने देखा, एक और लीग बनी, एक और पार्टी बनी, जिसको अपन ने क्या बोला है, स्पैर्सिस्ट पार्टी बोला है, स्पैर्सिस्ट पार्टी जो भी है ये। तो इसका क्या काम था, ये जो क्या सोच रखती थी, कम्युनिस्ट सोच रखती थी, ये सोवियत सोच रखती थी। ठीक है, अब इसको ये बेसिकली इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो किस पे डिपेंड करती थी, ग्रुप ऑन पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। ठीक है, तो मतलब रशिया में जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पैटर्न पे ये लोग ने ग्रुप बनाया था। किसने, स्पैर्सिस्ट लीग ने, इन्होंने ग्रुप बनाया था। अब इनका डिमांड क्या होता था, इनका डिमांड होता था डिमांडिंग सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। ठीक है, ये सोवियत स्टाइल के गवर्नेंस को डिमांड करते थे। ठीक है, अब वहाँ के जो लोग थे वो भी डेमोक्रेसी को इतना तो पसंद करते नहीं थे। ठीक है, तो उनके जहाँ पे डेमोक्रेसी को पसंद नहीं किया जा रहा है वहाँ पे ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, सोवियत गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। ठीक है, वहीं पे अगर हम वेमार रिपब्लिक को देखें तो वेमार रिपब्लिक अपोज दिस। ठीक है, जो वेमार रिपब्लिक थी उसने इस चीज़ को अपोज किया। क्रश द अपराइजिंग विथ हेल्प ऑफ फ्री कॉप्स। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जिनकी सरकार चल रही है वो तो वेमार रिपब्लिक है, क्योंकि सबसे पहले आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार अभी वेमार रिपब्लिक की चल रही है। तो अब जो कॉप्स मतलब कि जो लोग, जो आर्मी के लोग बच गए थे, वॉर से जिंदा बच गए थे, उनका यूज़ ये लोग कहाँ करते थे, इनको क्रश करने में करते थे। बेसिकली किनको, ये स्पार्सिस्ट लीग को क्रश करने में करते थे कि भैया ये लोग ऊपर उठ के नहीं आने चाहिए। ठीक है, वांटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो अपना वेमार रिपब्लिक वाले हैं वो क्या चाहते थे कि भैया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो। ठीक है, साथ ही में अब समझ आ रहा है ना तुमको कि भैया एक वेमार रिपब्लिक वाला, एक स्पार्सिस्ट लीग वाले लोग हैं, इनको चाहिए सोवियत। ठीक है, और इनको चाहिए क्या कि हम भैया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो है क्लैश हो गया, होते ही रहते थे, बेसिकली इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो जो यहाँ की पॉलिटिक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा डाबाडोल सी थी, मतलब कि बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी यहाँ के पॉलिटिक्स में। ठीक है, एकदम ही मतलब लोगों को है ना यहाँ पे अपनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं थी, मतलब कि अपनी लड़ाइयाँ, मतलब कि बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज थी हमने देखी, इनको अपनी लड़ाई से मतलब नहीं है, मतलब अपनी लड़ाई से मतलब है, तो अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, इनको ये देश कैसे संभालेंगे, राइट। जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते थे इनके देश के, वो उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, क्योंकि ये लोग अपने क्लैशेस में लगे हुए थे। तो जब ऐसा ही होता है भाई, दो लोग लड़ाई करते तो फिर तीसरे को फायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हिटलर पिक्चर में आया। ठीक है, नाउ हिटलर टुक एडवांटेज ऑफ दिस इररिकॉन्सिबल प्रिवेलिंग इन द जर्मनी एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये जो भी इनकी लड़ाई वड़ाई चल रही थी, ये जो भी इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, इसका फ़ायदा किसने उठाया, हमारे हिटलर ने फ़ायदा उठाया। इसने सोचा कि भाई यही टाइम में अपन आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो फिर क्या होता है कि 1 सेकेंड, हाँ, तो फिर अपन ने पॉलिटिकल देख लिया कि भैया पॉलिटिकली इनका यहाँ पे क्या चल रहा था। अब अपन देखेंगे कि इकोनॉमिकली यहाँ पे क्या चल रहा था। ठीक है, वॉर के बाद जो है इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या पड़े। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो जर्मनी एंड वॉर प्रिपरेशन, मतलब कि जर्मनी के जो वॉर प्रिपरेशन हुए उसमें जर्मनी के बहुत सारे पैसे लगे। ठीक है, तो भाई वो तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा डेप्ट में था ही, मतलब उसके तो बहुत ज़्यादा पैसे वैसे ही जा चुके थे। अब उसको पता था कि 6 बिलियन पाउंड्स और देने हैं उसको। ठीक है, ये वॉर क्लाउड उसके चक्कर में। नाउ व्हाट, 1923 में क्या हुआ कि जर्मनी ने रिफ्यूज़ कर दिया पे करने से। उसने बोला कि भैया अब हम पे नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जब फ्रेंच ने बोला अच्छा तुम पे नहीं करोगे, तो भैया फ्रेंच तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनसे ऊपर है, क्योंकि वो जीता है, जर्मनी हारी हुई कंट्री है। तो फ्रेंच ने क्या बोला, फ्रेंच ने ऑक्यूपाई कर लिया रूर रीजन। ठीक है, एक रूर नाम का रीजन है जर्मनी में, तो उसको ऑक्यूपाई कर लिया और बोला ठीक है तुम पैसे मत दो तो हम ये कर लेंगे, हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो उसने बेसिकली वो रीजन ऑक्यूपाई कर लिया जो कि वहाँ का लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि जर्मनी मतलब अब यहाँ पे तो समझ में आ गया कि भाई जो जर्मनी है उसके पास अब कुछ नहीं, मतलब उसके पास वैसे भी थोड़े छोटे मोटे जो है इकोनॉमिक सोर्स बचे हुए थे जिससे वो पैसा निकाल रहा था। ठीक है, अब वो पैसा जब उसने बोला कि हम बंद कर रहे हैं, हम नहीं दे रहे, तो क्या हुआ कि इन लोग ने वो रूर रीजन ले लिया। तो एक और इकोनॉमिक सोर्स जो है इनके हाथ से चला गया। तो इन्होंने क्या सोचा कि अपन क्या करते हैं, मतलब जर्मनी वालों ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाना चालू कर देते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रिंट करना, मतलब कि नोट्स प्रिंट करना चालू कर देते हैं। और इन्होंने वही किया, इन्होंने पैसे बना, भाई मशीन तो है हमारे पास, हम पैसे ज़्यादा बना देते हैं। बस इन्होंने वहाँ पे और बड़ी गलती कर दी। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि अगर महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बहुत है लोगों में, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, कंट्री डेब्ट में, इसका सोल्यूशन ये नहीं होता कि आप पैसे बढ़ा दो। ठीक है, वैल्यू तो चीज़ों की सेम ही रहेगी। ठीक है, अगर आप 10 रुपये के मान लो 50 नोट हैं और ये फिक्स है कि 50 ही होने चाहिए, लेकिन आपने 100 कर दिए कि भैया हमारा देश है हम प्रिंट कर देंगे, तो हमने 10 रुपये के 100 बना दिए, तो उससे होगा क्या कि 2 10 रुपये के नोट की वैल्यू 1 10 रुपये के नोट की जितनी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई उतनी ही वैल्यू है, उतनी ही ज़रूरत है, उतनी ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है भाई, तुम्हारी कंट्री की उतनी वैल्यू है। लेकिन इन्होंने ये सब नहीं सोचा उस वक्त। इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे इन्होंने प्रिंट करना चालू कर दिया, पैसे प्रिंट करना चालू कर दिए। ठीक है, अब उसका रिजल्ट क्या होता है जब भी बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट होने लगते हैं कि जो करेंसी की वैल्यू है वो गिर गई। मैंने अभी जैसा बोला कि 2 10 रुपये का नोट की वैल्यू क्या हो गई, 1 रुपये के बराबर, मतलब 1 10 रुपये के नोट के बराबर हो गई। यानी कि 1 10 रुपये की कीमत कितनी होगी, 5 रुपये की, 1 10 रुपये की सीधे आधी हो गई। अगर 2 नोट भी बन जाते हैं, मतलब एक नोट के साथ 2 नोट भी बन जाते हैं, मतलब तो क्या हो जाएगा, एक नोट की कीमत एकदम हाफ हो जाएगी। ठीक है, एकदम हाफ हो जाएगी। तो वही चीज़ हुई यहाँ पे, तो बहुत सारे पैसे बन गए। तो क्या हुआ कि इनके करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई, बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड अभी इनको फिर जो है इनको ठीक करने के लिए यूएस आएगा। उससे पहले प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज, सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, मैंने क्या बताया कि भाई 50 10 रुपये के नोट की ज़रूरत थी, मैंने क्या किया, 100 बना दिए। मैंने जब 100 बना दिए तो 2 10 रुपये के नोट की कीमत 1 10 रुपये जितनी हो गई। ठीक है, मतलब 1 10 रुपये की कीमत 5 रुपये जितनी हो गई, मतलब सीधे हाफ वैल्यू डाउन हो गई। ठीक है, लेकिन वो हमें पता है, वो मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से वैल्यू डाउन हुई है, लेकिन हम तो वो नोट को देखकर बोलेंगे ना 2 मतलब 20 रुपये है ये, भले उनकी कीमत वैल्यू तो 10 रुपये जितनी हो, लेकिन वो हम बोलेंगे क्या 20 रुपये की। अब मान लो कि कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई पेन है मान लो, अब वो 10 रुपये में मिलता है, लेकिन अब तो 10 रुपये की वो कीमत ही नहीं है ना। मतलब जो मैंने उसको 10 रुपये दिया, लेकिन उसको पता है कि 10 रुपये की कीमत 10 रुपये है ही नहीं, ये तो 5 रुपये तक की कम हो गई है, इतने में तो मैं अपना पेन बना भी नहीं पाऊँगा। तो उसने क्या किया, 20 रुपये लेकर आओ, जितनी कीमत है उतनी दो। ठीक है, तो 20 रुपये लेके आओ। इसका मतलब क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, जो पेन 10 रुपये का था वो 20 रुपये का हो गया। ठीक है, अब यहाँ मेरे एग्जाम्पल के साथ पेन 10 रुपये का था 20 रुपये का हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि इन्होंने कितने नोट बनाए थे, इन्होंने कितने नोट प्रिंट कर दिए थे। गेटिंग? तो इस वजह से क्या होने लगा कि इनके जो गुड्स थे, इनके जो प्रोडक्ट्स थे, उनकी महंगाई बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो कोई मीनिंग रहा क्या प्रिंट करने का?
पहले भी भाई हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ नोट्स होते थे और जो गरीब था उसको नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि भाई चीज़ें महंगी थी, ठीक है भाई, पूरे मतलब देश में गरीबी थी, ठीक है। अब क्या किया हमने, नोट्स बहुत ज़्यादा बना दिए, सबको नोट्स दे दिए, क्या कुछ हुआ? नहीं, चीज़ें और महंगी हो गई, ठीक है। अब जिसके पास जितना है वो भी उसके पास कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि चीज़ें और महंगी हो गई। तो बेसिकली डिफरेंस तो उतना ही रह गया ना। ऊपर से एक और प्रॉब्लम हो गई कि अब बंडल ऑफ नोट्स लेके जाना पड़ रहा है ब्रेड खरीदने के लिए। वो होगा इमेज, ठीक है, ऐसे ऐसे बोरियों में भर के पैसे लेके जा रहे हैं एक ब्रेड खरीदने के लिए। तो ये कोई तरीका तो होता नहीं है। तो बेसिकली एक बहुत बुरी सिचुएशन जो है जर्मनी में आ गई, पैदा हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है एक बंदा था डॉन्स करके, यूएस का बंदा था, इसने एक प्लान बताया कि भाई हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक सिस्टम बताया कि हम इस तरीके से चीज़ें बिगड़ती जाएंगी, ठीक है। ये जर्मनी तो और डेप्थ में जाता जाएगा इस तरीके से, ये कोई हल नहीं होता। तो फिर इसने एक सिस्टम सुझाया कि भाई हम इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं और जर्मनी भी खुश रहेगा इससे, फ्रांस भी खुश रहेगा, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। अब वो बेसिकली कुछ लोन का सिस्टम था कि यूएस लोन वगैरह देगा, इस तरह की कोई बात थी, ठीक है। तो फिर यूएस आया बीच में, पिक्चर में आया, उसने बोला देखो तुम लोग लड़ो मत एक दूसरे के साथ, मैं क्या करता हूँ, मैं लोन देता हूँ तुमको, ठीक है, मैं तुमको लोन दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे डॉन्स जो भी बंदा है, जिसने ये डॉस नाम है इसका, तो जो भी है ये बंदा, इसने ये प्लान सजेस्ट किया था और इसके मुताबिक यूएस आया और यूएस ने लोन दे दिया, ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। अब जो इतनी गरीबी में हमारा जर्मनी चल रहा था उसको थोड़ी सांस आई कि चलो ठीक है अब हम रह सकते हैं, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अभी इसके बाद क्या हुआ कि अपन ने देख लिया इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ और किसी तरीके से जर्मनी को वापस बचाया गया, कैसे? यूएस के लोन्स के द्वारा, ठीक है। तो ये एक स्टेबिलिटी बनी रही इकोनॉमिक, अगर हम देखें इकोनॉमिक फेज देखें जर्मनी का, तो एक स्टेबिलिटी बनी रही। कब? 1924 से लेकर 1928, 4 साल ना अच्छी स्टेबिलिटी बनी रही। लेकिन ये स्टेबिलिटी सैंड पे बनी हुई थी, मतलब कि रेत पे बनी हुई थी, ये कोई इतनी टिकने वाली नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी कहाँ से आई थी? यूएस के लोन से आई थी, ठीक है। सो जर्मन रिकवरी कैसे हुई थी? शॉर्ट टर्म लोन बाय यूएसए ने जो लोन दिया उससे हुई थी। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि अब यूएसए पे ही खतरा आ गया, ठीक है, मतलब यूएसए के ही पैसे डूबने लग गए। अब कैसे हुआ ये कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज पता होगा क्या होता है, ठीक है, अपना जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज होता है, तो वो क्रैश हो गया कब? 1929 में यूएस में, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ है वो, ठीक है, क्योंकि यूएस का मतलब एक कंट्री के पास कितना पैसा है वो उसके शेयर मार्केट से पता चलता है। वो पूरा का पूरा क्रैश हो गया। सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने शेयर्स वापस लेने के लिए आ गए कि भाई वापस। उस टाइम डिजिटलाइजेशन कुछ नहीं होता था, तो वहाँ पे जाकर लेना पड़ता था शेयर जो भी है। तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी, किस लिए? अपने शेयर्स को वापस लेने के लिए। सारे लोग लगे हुए थे कि भैया हमारे पैसे निकाल दो, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा बुरी फेज में चली जाती है। वो मनी हाइस्ट देखिए, मनी हाइस्ट, हाँ, तो उसमें भी ऐसा होता है कि भाई होता है कुछ, लेकिन उसमें वो यही चीज़ करते हैं कि जो उनका गोल्ड होता है वो चोरी हो जाता है। तो बेसिकली वो ये चीज़ न्यूज़ को रिलीज़ नहीं करते, क्योंकि अगर गोल्ड चला गया तो लोगों को ट्रस्ट चला जाएगा और सारे लोग अपने शेयर मार्केट के पैसे निकाल देंगे, ठीक है, जो पैसे हैं उनके बेसिकली वो निकाल लेंगे। और अगर शेयर मार्केट के पैसे चले गए तो एक जो इनकम सोर्स है कंट्री के लिए, एक जो स्टेबिलिटी है कंट्री की, वो चली जाती है। वही चीज़ हुआ है यहाँ पे अमेरिका के साथ कि इनके पता नहीं इनके लोगों को क्या सूझी, इनके लोगों को कौन सा डर लगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो सारे लोग अपने शेयर्स निकालने आ गए, उनको लगा कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, ठीक है। ये सोच के सारे लोग आ गए और उन्होंने अपना पैसे निकाल लिए। जब ये पैसे निकाल लिए तो इनका शेयर मार्केट खाली हो गया और इस वजह से इनकी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच गई, ठीक है। अब जब इनके पास खुद ही पैसा नहीं था तो ये किसी को लोन क्या देते, ठीक है, तो इन्होंने लोन देना बंद कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हुई कहाँ पे? यूएसए में। नाउ पीपल सोल्ड द शेयर फियरिंग द फॉलिंग ऑफ प्राइस, ठीक है। तो मतलब पीपल जो थे, मैंने जैसा बताया, इन्होंने अपने शेयर्स किस वजह से बेच दिए, ले लिए, जो भी है, इन्होंने अपने शेयर्स किस वजह से बेच दिए? क्योंकि इनको डर था कि हमारे शेयर्स की प्राइस जो है वो नीचे हो रही है,
ठीक है, मतलब हमारे पैसे गिर रहे हैं। ऐसा ही होता है भाई, हमने 20 रुपये में कोई चीज़ लिया, अब वो 20 रुपये की प्राइस नीचे नीचे गिर रही है, तो उसका मतलब क्या कि हमारे पैसे कम हो रहे हैं। तो सबको यही चीज़ का डर था कि हमारे पैसे कम हो जाएंगे, तो सब लोग भागे भागे अपने पैसे निकाल के ले गए। नाउ नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, जैसे ही शेयर मार्केट गिर गया तो क्या हुआ कि इनका जो नेशनल इनकम था यूएसए का, वो पूरा का पूरा आधा हो गया, हाफ चला गया। ठीक है, नाउ इफेक्ट वाज फेल्ट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब इस चीज़ का जो इफेक्ट था वो सिर्फ यूएसए में नहीं देखा गया, वर्ल्ड वाइड देखा गया। ठीक है, अभी हमने देखा कि इसका इफेक्ट जर्मनी पे कैसे पड़ा, क्योंकि उसका लोन आना बंद हो गया। इसी तरीके से यूएसए और भी जगहों पे लोन देता होगा। ठीक है, तो वहाँ पे लोन चला जाना बंद हो गए, और भी जगह पे ट्रेड करता होगा। ठीक है, वहाँ पे उनका ट्रेड डिस्टर्ब हो गया। तो सिर्फ यूएसए में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ा। ठीक है, 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। ठीक है, मतलब 24 अक्टूबर की तारीख है, और इस दिन क्या हुआ था यहाँ पे, इनका जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, यहाँ पे 13 बिलियन शेयर सोल्ड हुए थे। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 13 मिलियन मनी, वी आर टॉकिंग अबाउट 13 मिलियन शेयर्स। एक शेयर की प्राइस कितनी हो सकती है? ठीक है, कितनी भी हो सकती है। अब उतने इनके शेयर ही बिक गए थे, तो उसकी प्राइस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट जो है यहाँ से चला गया था, क्योंकि लोगों ने अपने शेयर्स को बेच दिया था। नाउ इकोनॉमिक क्राइसिस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन जर्मन इकोनॉमी। ठीक है, ये तो हमने देखा कि बेसिकली यूएस में क्या हुआ। ठीक है, अब हम ज़रा थोड़ा जर्मनी के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जब इस तरीके की चीज़ें हुई तो जर्मनी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। क्यों? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40%। 1932 की बात है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो कितना कम हो गया, 40% कम हो गया। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। ठीक है, जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी, मतलब ऑब्वियसली उनकी जॉब छूट गई। ठीक है, और जो थे भी, जो लगे हुए थे अभी भी, उनको भी कम सैलरी दी जा रही थी। ठीक है, अब एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भाई जब पैसा ही नहीं है मेरे पास तो मैं क्या खिलाऊंगा तुम लोग को, क्या खिलाऊंगी तुम लोग को, है ना। तो इसका फिर क्या करते हैं वो लोग, उनको नौकरी से निकाल देते हैं। तो जो भी इस तरह की चीज़ें होने लगी। अब जब इस तरह की चीज़ें हो रही थी, जॉब्स नहीं थे लोगों के पास, खाने के लिए नहीं था, तो क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राइम्स होने हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा क्राइम स्टार्ट हो गए। फॉलिंग वैल्यू करेंसी। ठीक है, वैल्यू करेंसी तो इनकी हमेशा से ही डाउन थी, लेकिन अब जो है और डाउन हो गई। ठीक है, इनकी करेंसी की वैल्यू और डाउन हो गई। इनकम इन सेविंग ऑफ द पीपल डिमिनिश्ड। ठीक है, अब कैसे डिमिनिश, मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ में मान लो कुछ पैसे जमा किए, 3 लाख 4 लाख जो भी, मैंने कुछ पैसे जमा किए अपनी पूरी लाइफ में। अब एक स्टेज ऑफ टाइम पे कोई बोलता है कि 4 लाख की वैल्यू ही नहीं है अब उतनी। ठीक है, क्योंकि फॉर सम रीज़न अभी जैसे यहाँ पे नोट ज़्यादा बनने लग गए, इनको लोन नहीं मिलेगा, एकदम गरीब हो गई ये जगह। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई उसकी वैल्यू नहीं रह गई। ठीक है, अब वो 4 लाख कुछ भी नहीं है, ये 4 लाख तो ऐसी वो प्रिंट कर दे रही है उनकी मशीन। ठीक है, तो भाई मेरे मनी की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, मैंने तो उसको बहुत मेहनत से कमाया है ना, लेकिन उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही क्योंकि तुमने ये कोई हरकत कर दी आज आकर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई, लोग इस वजह से भी बहुत नाराज़ थे। बिजनेस गॉट रूइंड, फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइस। ठीक है, तो भाई जो धंधे थे लोगों के वो ऑब्वियसली चौपट होने थे। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास कुछ खाने के लिए, खरीदने के लिए था ही नहीं। ठीक है, इनके पास भी कोई पैसे नहीं कि कुछ प्रोड्यूस करें, कुछ बनाएं। ठीक है, तो धंधे चौपट हो गए लोगों के। एग्रीकल्चर प्राइस जो थी वो बहुत ज़्यादा फॉल हो गई। ठीक है, मतलब अब उसकी भी कोई वो नहीं थी, उसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि उसको भी तो खरीदने वाले लोग चाहिए ना सबसे पहले तो। ठीक है, फीलिंग ऑफ ठीक है, पहले इतना लिखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
ये उसी के आगे के पॉइंट्स हैं।
ठीक है, तो ये ईयर ऑफ डिप्रेशन मतलब कि इनमें जो यहाँ पे तकलीफ़ें चल रही हैं उसी के बारे में कुछ और पॉइंट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं और फिर अपना आज का हो जाएगा। कल से अपन हिटलर के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि हिटलर कहाँ बॉर्न हुआ, हिटलर कैसे राइज हो के मतलब इतना बड़ा आदमी बन गया। सबसे पहले तो क्योंकि जर्मनी में सब कुछ ही बहुत बुरा चल रहा था और वहाँ पे जो पॉलिटिक्स थी, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो रूल कर रही थी वो कौन थी, वीमार रिपब्लिक रूल कर रही थी। ठीक है, अब ये वीमार रिपब्लिक के पास कोई सोल्यूशन नहीं था इतनी सारी प्रॉब्लम का। ठीक है, वो बस बैठी हुई थी, सारी चीज़ें देख रही थी बस। ठीक है, तो बिकॉज द वीमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट, अब उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब वो क्या प्रॉब्लम थी, सबसे पहले तो कि वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी। अब डेमोक्रेटिक पार्टी में जो है फ्रीडम होती है, कितने भी पार्टीज आ सकती हैं और कितनी भी पार्टीज लड़ सकती हैं, कितनी मतलब ये सारी चीज़ें थी। तो बेसिकली अब ये जो वीमार का जो पार्लियामेंट था उसमें सिर्फ एक पार्टी नहीं हुआ करती थी, उसमें बहुत 2-3 पार्टी हुआ करती थी। ठीक है, कहीं पे कोई नेता बैठा है, कहीं पे कोई सा नेता बैठा है, ऐसी ऐसी वहाँ पे सिचुएशन थी जैसे कि इंडिया में है। लेकिन वो चीज़ उस वक्त के लिए उनकी कंट्री में अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो लोग एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में थे और ऐसे टाइम पे हम डिसीजंस को डिले नहीं कर सकते। एंड डेमोक्रेसी में जो एक ड्रॉबैक है वो क्या है कि यहाँ पे डिसीजंस को बहुत ज़्यादा डिले किया जाता है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी राय होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही हो रही थी कि वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं था। एक तो चीज़ें इतनी सबसे पूछनी पड़ती थी, इतनी डिले होती थी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी थी लोगों को। 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी थी लोगों को कि डेमोक्रेसी वहाँ पे ढंग से काम ही नहीं कर रही थी। ठीक है, नाउ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो अपन कहते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कोई बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था। नो पार्टी कैन अचीव मेजॉरिटी, ऑलवेज रूल बाय कोलिएशंस। ठीक है, तो कोई पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, कोई पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही, मतलब मल्टीपल पार्टीज़ के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, नाउ फिर क्या हुआ, जब ये सब समझ में आया कि यार ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो रही है, तो एक आर्टिकल 48 आया जिसने क्या किया, गेव प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिग्री। तो अब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट को बोला गया कि भाई तुम्हें जब इमरजेंसी लगानी हो तुम लगा सकते हो, अगर देश में बहुत बुरी कंडीशन आ जाए तो। ठीक है, साथ ही में तुम किसी भी बंदे को हटा भी सकते हो, अपने पोस्ट से रख भी सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ करी गई। अब ये चीज़ भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई, उनके अपने ही पॉलिटिक्स में फिर प्रॉब्लम होने लगी कि यार ये क्या कर दिया। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा पावर मिल गई प्रेसिडेंट को और ये ब्ला 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 चीज़ें चलने लग गई। ठीक है, अब इन सब में जो ये इनकी अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी, तो इसमें क्या हुआ कि देश को ढंग से कोई संभाल नहीं रहा था। अब जब देश को ढंग से कोई संभाल नहीं रहा, कोई अच्छे से उसके ऊपर खड़ा कोई अच्छा लीडर खड़ा नहीं है, तो क्या होता है कि दूसरों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपन चलते हैं। तो बेसिकली देश, ये पूरा जर्मनी जो था बहुत वल्नरेबल हो गया किसके लिए, डिक्टेटरशिप के लिए। कोई भी बंदा आकर मिलिट्री फोर्स के थ्रू वहाँ पे रूल कर सकता था, राइट। तो डिक्टेटरशिप के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया जर्मनी। ठीक है, और उसी वक्त एट द सेम टाइम ये सब जब चीज़ें चल रही थी तो लोगों का तो विश्वास था ही नहीं डेमोक्रेसी में, और ये सब जब होने लगा तो और ज़्यादा गिर गया कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा कभी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हुई। और अब जो है हिटलर का राइज होता है, हिटलर किस तरीके से इस मौके का फ़ायदा उठाता है, ये सब अपन कल देखेंगे। इतना लिख लो बस।
आज के लिए बस इतना ही।